नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पियाजे की थियरी के बारे में। और पियाजे ने जो थियरी दी थी वो है, उसका नाम है पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पार्ट 1 है और ये थर्ड लेक्चर है ओवरऑल अभी तक का। और बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको पियाजे की थियरी, तो स्टार्टिंग टू द एंड बने रहिएगा हमारे साथ। और पार्ट 1 है, धीरे धीरे पार्ट्स में अपलोड करूंगा ये पूरी थियरी। पियाजे की थियरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसके बारे में हम बात करेंगे, बट आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। और उसकी कमी को किसने जो है दूर किया, क्योंकि पियाजे ज्यादा कुछ सोसाइटी के एस्पेक्ट में नहीं बताता था कि सोसाइटी किस टाइप से जो है डेवलपमेंट में एक भूमिका निभाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो ये बात नहीं करता पियाजे, लेकिन इसी बात को फिर वाइगॉट्स्की लेके बैठते हैं और फिर कहते हैं मैं समझाता हूँ कि सोसाइटी का क्या रोल होता है, आसपास के लोगों का, हमारे एनवायरनमेंट के लोगों, जो लोग हैं और उनके द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं उनका क्या रोल होता है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उसकी हम बात करेंगे। आगे बहुत सारी थ्योरीज हैं सीटेट से रिलेटेड, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में दो नाम, पियाजे वाइगोट्स्की। फिर मॉरल डेवलपमेंट में आपका कोलबर्ग आएगा। और उसके बाद आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपका आ जाएगा एरिक एरिक्सन आ जाएगा। फिर यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर्स की थियरी है, बायोलॉजिकल थियरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ लर्निंग थियरीज है, हम वो भी देखेंगे। बट आज की इस लेक्चर में वी आर ओनली डीलिंग विद पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलिए, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। तो वेलकम वंस अगेन। और चैनल पे नए हो तो क्या करना है, प्लीज कर दीजिएगा लाइक, कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। इसलिए करिएगा ताकि ये वीडियोस जो है रिकमेंड कर सको आप बाकी लोगों को भी, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो लाइक सेक्शन में आपको ये वीडियो मिल जाएगी बाद में भी। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अगर पसंद आए तो। और कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो आएंगे, बट कॉग्निशन का मतलब समझिए इससे पहले, व्हाट इज कॉग्निशन। अच्छा, रिकॉग्निशन सुना है आपने? रिकॉग्निशन, ये तो पहचान, ये सुना होगा ना, पहचानना। जैसे रिकॉग्नाइज एक वर्ब होता है, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, एक वर्ब है। रिकॉग्निशन उसी से बना है, री मतलब दोबारा, कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है इसका पहले मतलब जानो, बिकॉज ये वर्ड्स आपने देखे हैं इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया इसका। कॉग्निशन रेफर्स टू द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस। पांच सेंसेस है आपके पास, नाक मुंह, ठीक है, मतलब नाक से स्मेल करते हो, कान से सुनते हो। दो हो गए टच, स्किन से टच करते हो। तीन, जीभ से टेस्ट करते हो। चार, आंखों से देखते हो। पांच, तो ये पांच की पांच सेंसेस हैं। इसके थ्रू से जो आप नॉलेज गेन करते हो, या अपने जो थॉट प्रोसेस से जो आप नॉलेज गेन करते हो, या एक्सपीरियंसेस से जो नॉलेज गेन करते हो। तो द मेंटल एक्शन और प्रोसेस एक्वायरिंग नॉलेज, तो इनके थ्रू से जो नॉलेज गेन की जाती है, तो उस मेंटल एक्शन को ही हम कॉग्निशन कहते हैं। यानी कि मेंटली आप कुछ सोच भी रहे हो ना, तो मेंटली आपके यहाँ पे ब्रेन का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ब्रेन में कुछ चीजें चल रही होती है। ठीक है, मेंटली ब्रेन में कुछ चीजें चल रही होती है, मेंटल एक्शंस हो रहे होते हैं, जो कि आपके पांचों सेंसिस से जो नॉलेज गेन हो रही है उसको यहाँ पे प्रोसेस कर रही है। फिर आप जो थॉट प्रोसेस से फिर जो नॉलेज गेन कर रहे हो वो यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। आपने कुछ एक्सपीरियंस ऐसा किया है वहां से, तो वो वाली नॉलेज भी इकट्ठी हो रही है। तो इसी मेंटल प्रोसेस को जहाँ पे आप नॉलेज गेन करते हो अपने थॉट, एक्सपीरियंस और सेंसेस के थ्रू से, तो इसी मेंटल एक्शन को ही कॉग्निशन कहा जाता है। अब आप समझ गए। चलिए, अब आते हैं पीछे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? ऐसा देखो, होता क्या है कि जो छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, उससे आप कहोगे, जैसे मान लो ये है, अब इससे कहोगे कि कौवा तुम्हारा कान लेके चला गया, या फिर कोई क्रो आया तुम्हारी रोटी लेके चली गई, तो वो रोटी को नहीं देखेगा, रोटी, अरे मेरे तो हाथ में ये रोटी, वो ये सच में कहेगा अरे कहाँ गया कौवा, या फिर क्रो कहाँ चला गया, कहाँ भाग गया, वो उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देगा। मतलब इससे ये पता चलता है कि जो सोचने समझने की शक्ति है छोटे बच्चों की, उनकी जो सोचने की कह लो कैपेबिलिटी है, शक्ति है उनकी, दैट इज नॉट दैट मच रिफाइंड एज वी एडल्ट हैव, राइट। अभी हमें कोई कहे कि तुम्हारा कौवा कान लेके चला गया, तो हम कान चेक करेंगे पहले या कौवा देखेंगे? हम कुछ भी नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या फालतू की बकवास है ना। वी नो दैट कि ऐसा हो नहीं सकता, कौवा थोड़ी लेके चला जाएगा हमारे कान को, कान तो अटैच्ड है। ये तो हम, हमारी थिंकिंग है ना, हमारा लॉजिक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का काम ही है कि आपके लॉजिक को, आपकी रीजनिंग को डेवलप करना। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। बच्चे की एबिलिटी को सोचने की, समझने की, रीजन देने की एबिलिटी को बढ़ाना ही, ग्रोथ करना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि जो मेंटल एक्शन चल रहा था आपका
पांचों सेंसेस के थ्रू से आप जो गेन कर रहे थे नॉलेज, ठीक है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू से, अपने सेंसेस के थ्रू से, अपने थॉट प्रोसेस से, तो जो नॉलेज गेन कर रहे थे दैट वाज कॉग्निशन। लेकिन इसी का डेवलपमेंट एज वाइज धीरे धीरे इसी का डेवलपमेंट ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। बिकॉज बचपन में आपको देखा होगा, छोटे बच्चे जब मोमबत्ती वगैरह जल रही होती है तो उसको टच करना चाहते हैं, मॉम डैड हैं तो बार बार मना करते हैं मत छुओ मत छुओ, बट वो जा रहा है रिंग रिंग के जा रहा है, छू लेते हैं। एक दिन जिस दिन उसने छुआ, उसको हीट लगी, उसको पता चल गया भैया ये जो आग जैसी चीज दिख रही है पीले रंग की, इसको छूना नहीं है। यानी कि उसके कॉग्निशन में उसने अपने सेंसेस के थ्रू से पता लगा हाथ जला, तो सेंसेस के थ्रू से पता चल गया। अब वो जिंदगी में कभी नहीं छूने जाएगा ऐसी आग वाली चीज को, उसको पता है एक बार हाथ जल चुका है, तो उसके माइंड में ये चीज बैठ गई। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये चाइल्ड की एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी, थिंकिंग की, रीजनिंग की, लॉजिक की, इस एबिलिटी का ग्रोथ करवाना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। दिस ग्रोथ हैपेंस डिफरेंटली फ्रॉम एजेस 6 to 12, एजेस 12 to 18। धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की हम डेवलपमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो सेंसरी मोटर आप पढ़ोगे अभी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चलो दिखाई देता हूँ, बिकॉज हम कॉग्निशन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पियाजे की जो थियरी है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली थियरी, इसमें 4 स्टेजेस की थियरी इन्होंने दी है। तो ये पियाजे की थियरी अगर कोई पूछे तो कह देना बिल्कुल हाँ ये एक स्टेज थियरी है। स्टेज थियरी मतलब स्टेजेस में बता रखे हैं। और अगर मैं पियाजे की इस थियरी की इसकी बात करूं तो देखो इसका जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ भी थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं आपको, अभी आगे आएगा, मैं ब्लैंक पेज ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली। ग्राफ अगर कोई पूछे तो ऐसे बनेगा, ठीक है, इस टाइप से जो है ग्राफ बनेंगे पियाजे की थियरी के। बिकॉज एक जो स्टेज है वो दूसरे से अटैच्ड है, और एक स्टेज दूसरे से अटैच्ड है, और ये है कि विद एज वाइज जो है, आप कह लो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है एज वाइज डेवलपमेंट मान लो, और यहाँ पे एज मान लो, तो एज जैसे यहाँ पे बढ़ रही है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज हो गई है आपकी, ये आपका हो गया प्री ऑपरेशनल, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल, और ये आपका हो जाएगा, आपका ये वाला हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो ये चारों स्टेज इस टाइप से जो है आप इसका ग्राफ बन जाएगा। तो हम पीछे जाते हैं थोड़ा सा, अभी मैं आपको जस्ट मैंने आपको ग्राफ बता दिया, अगर आ जाए तो आप समझ पाओगे इसे। देखो अब यहाँ पे 4 स्टेज हैं, चारों स्टेज में एक एज अराउंड एज दी गई है, ऐसा नहीं कि फिक्स एज है। तो 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, और 11 से बड़े बड़े। ठीक है, तो आप देखोगे कि 11 से 12, 13, 15, मतलब इसके आगे हम जनरली जो है हमारी लॉजिक जो है कंप्लीटली डेवलप हो गई होती है। यानी कि 11-12 साल का बच्चा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसका जो लॉजिक होगा कहीं ना कहीं वो एक बड़े आदमी की तरह, बड़े आदमी से नॉट इन पैसे वाला, बड़ा मतलब एक एडल्ट आदमी की तरह, एक एडल्ट की तरह बिहेव करेगा, और क्या करेगा, उसकी रीजनिंग भी वैसी होगी। जैसे छोटे बच्चे अगर मान लो किसी का खून करते हैं तो आपको लगता है कि उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी जैसे कि एक बड़े आदमी को मिलती है, नहीं। अब उसने क्यों करा, कैसे करा, वो देखा जाएगा, उसका एज भी तो मैटर करता है। इसीलिए आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपका पार्टिकुलर बच्चा किस एज में है, और उसी एज के हिसाब से आपके क्लासरूम में बच्चे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो उसी के हिसाब से उसको कुछ चीजें सिखानी है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ हम बाहर की चीजें उसको सिखा दे रहे हैं जो कि उसकी एज में अप्रोप्रिएट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेंसरी मोटर स्टेज में है अभी, तो 0 से 2 साल, मतलब अभी पैदा हुआ है, और पैदा होने से 2 साल तक ऑब्वियस सी बात है अभी रेंगना चलना अपना कंट्रोल सीखेगा। ठीक है, अभी तो लिखना पढ़ना भी आता नहीं है इसको, तो अभी तो हाथों को पकड़ना ही सीखेगा पहले। ठीक है, क्लिंच, मुट्ठी बांधना सीखेगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो फिर चलना सीखेगा। ठीक है, चलना सीखेगा, फिर पेंसिल वेंसिल मोटे तौर पे पकड़ेगा, मोटी मोटी चीजों को, फिर ठीक है, फिर पकड़ना भी उसका काफी रिफाइन हो जाएगा, फिर पेंसिल ढंग से पकड़ना सीखेगा। तो आप देख रहे हो कि किसे कैसे चीजें चल रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में डेवलपमेंट हो गई, फिजिकल डेवलपमेंट भी साथ साथ चल रही है, और फिजिकल के साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। उसको उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस सेंस से हुआ कि धीरे धीरे वो ये समझ गया कि ग्रेविटी को कंट्रोल कैसे करना है, और एक दिन ग्रेविटी के अगेंस्ट में वो खड़ा होकर दिखा देता है जमीन से ऊपर, नहीं तो बाकी दिन तो वो रेंग रहा था। तो ये सारी सारी चीजें, गुड़ारी चलना मतलब पैरों के बल से, हाथ पैर का इस्तेमाल करते हुए चलना, घुटनों के बल पे, वो कह रहा था मैं। तो एक दिन अचानक फिर वो खड़ा होकर दिखाता। तो ऐसी चीजें होती कहाँ से, उसको कॉग्निटिवली उसको समझ आता है कि अब मैं खड़ा हो सकता हूँ, कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे करना है, कॉग्निटिवली वो समझ पा रहा है चीजों को, बैलेंस बना पा रहा है अपनी बॉडी का। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे होती हैं, स्टेज वाइज होती हैं। इसीलिए ये थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, ताकि ऐसा तो कहीं टीचर ऐसा तो नहीं कर रहा कि उसकी एज से बाहर की चीज उसको सिखाई जा रही है और बेचारा वो समझ ही नहीं पा रहा। ठीक है, और एक एज अप्रोप्रिएट तरीके से इस थ्योरी का अगर आप देखोगे तो मान लेते हैं कि कोई 11 साल का बच्चा हो गया है और उसको अभी भी वॉल्यूम और उसका सेंस नहीं है, तो आपको पता चल गया कि भैया 11, 12, 13 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी एरिया वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इसे नहीं आता ढंग से। इसका मतलब क्या है कि अपनी एज वाइज ये बहुत पीछे चल रहा है,
कॉग्निटिवली बहुत पुअर है ये बच्चा, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर ऐसा कोई केस आपको मिलेगा अपने स्कूल में तो आप अच्छे से डील कर सकते हो उस बच्चे के साथ। ये चीज आपको समझ आई? तो इसीलिए ये थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, समझ में आना एक टीचर को या फिर टू बी टीचर को समझना इस चीज के बारे में कि जो वो चीज कर रहा है क्या वो एज अप्रोप्रिएट है बच्चे के साथ, जो भी टीचिंग स्ट्रेटेजीज बना रहा है। पहली बात। दूसरा, ये कहीं बच्चा पुअर, कॉग्निटिवली बहुत ज्यादा पुअर तो नहीं डेवलप कर रहा या फिर बहुत ज्यादा आगे डेवलप कर रहा, वो अलग बात है, चलो वो अच्छी बात है, लेकिन पुअर तो डेवलप नहीं कर रहा। बिकॉज हमारा काम क्या है एज अ टीचर, सभी को एक जैसा बनाना। एक जैसा बनाना मतलब सभी एक जैसा बने, ये नहीं कि बाकी बच्चों से कोई बच्चा पीछे रह जाए, ठीक है, पता चले बाकी सब बच्चे कॉग्निटिवली बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो अभी भी प्लस माइनस करने में फंसा हुआ है, लैंग्वेज नहीं डेवलप हुई उसकी। तो ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। इसीलिए टीचर्स को थियोरी पढ़ाई जाती है। फिलहाल तो हम पियाजे की थियोरी पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, मतलब नॉलेज कैसे गेन करता है, नॉलेज का क्रिएशन कैसे होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट थियोरी है एज अ टीचर, टू बी टीचर। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई थियोरी है वो है पियाजे की और वाइगॉट्स्की की। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, बिकॉज सीखेगा ही नहीं तो उससे बाकी चीजें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। मॉरल डेवलपमेंट तो बाद में होगा अगर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही नहीं हुआ तो, ठीक है। तो कहाँ से होगा? मॉरल डेवलपमेंट नहीं होगा, ना ही उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा अगर वो चीजों को रिटेन करना ही नहीं जानता अपने माइंड में, सीखना ही नहीं जानता, नई नॉलेज क्रिएट नहीं करना जानता, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, 0 to 2 years ओल्ड होता है ये, 0 से 2 years ओल्ड में होता है जब बच्चा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें इसको पता चलती है, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में पता चलता है। देखो, आज की वीडियो क्लियर कट नहीं समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, पियाजे की थ्योरी, बिकॉज ये फर्स्ट पार्ट है। मैं आपको जस्ट आज एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे तरीके से हम समझाएंगे इसको। तो यहाँ पे मेन चीज जो होती है वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि बच्चा ये समझ जाता है इस एज तक में, इस स्टेज में 0 से 2 साल तक के बीच में, कि कोई चीज गायब नहीं हो जाती। अगर आंखों के सामने से कोई चीज गायब हुई है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो दुनिया से भी गायब हो गई है। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है तो उसको लगता है कि अरे मेरे आंखों के सामने से जो चीज गायब हो गई वो सच में ही गायब होगी पूरे वर्ल्ड से ही, ठीक है। फिर वो ढूंढने की कोशिश नहीं करता। बट अब धीरे धीरे ये बच्चा समझ आता है कि कोई चीज गायब नहीं हुई है, पक्का किसी ने छुपाया होगा, ठीक है, और वो ढूंढने की कोशिश करता है उसको। तो ये इस टाइम पे समझ आ जाता है। प्री ऑपरेशनल में आप देखोगे, अच्छा, ये सेंसरी मोटर जो स्टेज है, नाम से क्लियर हो रहा है, सेंसिस का काफी ज्यादा यूज है यहाँ पे, ठीक है। सेंसिस मतलब वही जीभ, नाक, ये सब आपका टच वगैरह, ये सब, इससे ज्यादा ही बच्चा जो है इसी के थ्रू से, इनिशियली इसी के थ्रू से जो है अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहा होता है, यानी कि नॉलेज गेन कर रहा होता है। कहने की बात ये है सिंपल सी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि रिस्पॉन्सिस, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस विद मोटर रिस्पॉन्सेस। मोटर मतलब होता है हाथ पैर का चलाना, तो जितने भी कोऑर्डिनेशन होते हैं, ठीक है, हाथ पैर के मूवमेंट जो होते हैं वो सेंसिस के कोऑर्डिनेशन के साथ ही होता है, ठीक है। बच्चा अगर आप उंगली दोगे तो वो आपकी उंगली पकड़ लेता है, ठीक है। तो सेंसरी, सेंसिस का काफी ज्यादा रोल है इस वाले स्टेज में। जब थोड़ा सा प्री ऑपरेशनल की बात करते हैं, 2 से 7, देखो 5 साल में तो वो फर्स्ट क्लास में होता है, मतलब प्लस माइनस ये सब सीखना स्टार्ट करेगा, ये ऑब्वियस ही बात है। तो और इसी बीच में लैंग्वेज भी डेवलप हो रही होती है, तो यानी कि सिंबॉलिक थिंकिंग। पूछोगे एज कितनी है तो 5 उंगलियां दिखा देगा अपनी, या फिर 5 कह देगा, 5 लिख के दिखा देगा। तो ये क्या है, चीजों को कैसा सीख रहा है, ये सिंबल्स के फॉर्म में बताना सीख रहा है, ठीक है, सिंबल्स के फॉर्म में बताना सीख रहा है चीजों को, इसी को कहते हैं सिंबॉलिक थिंकिंग। तो अब प्रॉपर सिंटेक्स वगैरह ग्रामर का ये सीखना स्टार्ट कर देता है। इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन इसको काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं इसके। बट कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट थॉट अभी तक नहीं सीख पाता। एब्स्ट्रैक्ट थॉट क्या होता है, अगर मैं पूछ लूं इसी 2 से 7 साल के बच्चे से कि चांद ना होता तो क्या होता, या 3 आंखें अगर दे भगवान तुम्हें, 2 तो हैं और एक आंखें अगर एक्स्ट्रा दी जाए तो तुम कहाँ लगाओगे? तो देखो, बहुत ही ज्यादा जो कॉग्निटिवली स्मार्ट बच्चा हो तो कहेगा देखो मैं हाथ में लगाऊंगा, बिकॉज हाथ से मैं कहीं पे भी, खिड़की के पीछे, ऊपर नीचे, सब जगह देख सकता हूँ। थोड़ा सा कह लो कि दूसरा तरीके से जवाब देगा तो कहेगा हम सिर के पीछे लगाएंगे। तीसरा कोई और बच्चा होगा उसको समझ ही नहीं आएगा कहाँ लगाएंगे, क्योंकि उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी डेवलप नहीं हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जो चीज आपके सामने नहीं है। और ये आपका क्या कहते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई। एक होती है कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट में क्या होता है, जो चीज आपके सामने है, दिखी, वही समझ पाएगा बच्चा, और जो चीज ना दिख रही हो उससे फिर वो पूछ लो, वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट होते हैं। कंक्रीट थॉट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट। कंक्रीट जो सामने है, एब्स्ट्रैक्ट जो सामने नहीं है, उसके बारे में जब आप पूछ लो तो वो नहीं बता पाता। तो अभी भी ये जो दो बच्चा है 2 से 7 साल वाला, ये अभी भी एब्स्ट्रैक्ट थॉट करने के तो लायक है नहीं, और ना ही कंक्रीट स्टेज में वो भी वो लायक है, क्योंकि कंक्रीट में भी आप देखोगे कि जब 7 से 11 साल का हो जाता है, 11 मतलब आप समझ सकते हो लगभग 5-6, फिफ्थ सिक्स क्लास में होता है। अब धीरे धीरे जो है कॉन्सेप्ट्स अटैच टू कंक्रीट सिचुएशन, सब धीरे धीरे जो है इसको एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक ग्लास लूं, ठीक है,
और एक कटोरी ले लूँ यहाँ पे, फिर एक ग्लास लूँ, दोनों ग्लास में इक्वल पानी है, फिर इसी में डाल दूँ मैं, इस ग्लास का पानी इसमें डाल दूँ, ठीक है। अब फिर पूछो कि ये वाला ग्लास, इस वाले ग्लास से पानी पीना चाहोगे कि ये वाला लेना चाहोगे पानी। तो हो सकता है जो कॉग्निटिवली पुअर बच्चा हो, जो प्री ऑपरेशनल वाला हो, खासकर प्री ऑपरेशनल स्टेज वाला बच्चा, वो कहेगा कि भैया पानी तो इसमें यहीं तक है और इसमें यहाँ तक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला ग्लास ले लेता हूँ, इसमें पानी ज्यादा है। बट आपको पता है दोनों ही ग्लास में जब इक्वल पानी था, तो चाहे इसको भगोने में डाला जाए चाहे बाल्टी में डाला जाए, पानी तो सेम ही है, ठीक है। तो कोई सा भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, प्री ऑपरेशनल वाला जो स्टेज वाला बच्चा होगा वो कहेगा मेरे को ग्लास वाला पानी चाहिए, बिकॉज इसमें पानी का लेवल ज्यादा दिख रहा है उसको, ठीक है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या है कि कंक्रीट ऑपरेशनल में जब बच्चा आता है 7 से 11, तो उसको ये चीज समझ आ जाती है, उसको ये चीज समझ आ जाती है और वो आसानी से इन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाता है, पकड़ पाता है, क्वांटिटी का, टाइम का, स्पेस का, आपका क्या कहते हैं, वजन का, इन सब का कॉन्सेप्ट इसको धीरे धीरे समझ आने लगता है। और अगर नहीं आता आपके क्लास में किसी बच्चे को, तो आपकी यही तो जिम्मेदारी है कि उसको ये समझाओ यही चीज, ठीक है। मैथ के हो तो खासकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है मैथ्स टीचर के लिए। बाकी कहने का मतलब ये है कि ये इन्होंने बता दिया कि 7 से 11 साल के जनरली बच्चों में ये चीज जो है फिर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, यही तो प्रॉब्लम थी पियाजे की। इन्होंने ये नहीं कहा कि अगर किसी, मान लो सुनार के घर में आराम से वो 1 ग्राम 2 ग्राम की भी समझता है, वो 1 2 ग्राम क्या होता है। अब कोई मान लो कॉग्निटिवली उस सेंस में नहीं है कोई बच्चा, ठीक है, कोई मान लो एक ट्राइबल एरिया से आता है जिसको दवाइयों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कि कितनी दवाई लेनी चाहिए क्या नहीं, तो उसका जो सेंस होगा, उसका जो डेवलपमेंट होगा कॉग्निटिवली, उसके अपने एनवायरमेंट के हिसाब से होगा। और यहाँ पे जो सुनार है, मान लो सुनार का बच्चा है लेट से, तो उसको 1 ग्राम 2 ग्राम 0.5 ग्राम सबकी कीमत पता होगी, भैया ये इतना इतना होता है, अच्छा है 1 ग्राम इसे कहते हैं, तो उसको पता होगा, बिकॉज एनवायरमेंट काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है, ठीक है। एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, कहने का मतलब ये है। बट ये चीज कहीं ना कहीं पियाजे मिस कर गया था, इसीलिए वाइगॉट्स की आया था। बट इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसके ड्रॉबैक के बारे में। फिलहाल यहाँ पे ये समझो कि कंक्रीट में कंक्रीट चीजों को देख के बच्चा आराम से बता देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं, जो कभी कोई सा पेपर जो है स्क्वायर शेप में कटा हुआ है, कोई सा मान लो ट्राइंगल शेप में, तो मैं ऐसे पूछ लूँ उससे टोटल ट्रायंगल कितने हैं, टोटल स्क्वायर कितने हैं, तो गिन के आपको बता देगा। लेकिन यही चीज मैं इसी कंक्रीट ऑपरेशनल वाले बच्चे को अगर कंक्रीट तरीके से ना देके एब्स्ट्रैक्ट तरीके से पूछ लेता कि 10 ये हैं, 10 ट्रायंगल हैं, और 10 ट्रायंगल में से 5 नीले ट्रायंगल हैं, 5 ऑरेंज ट्रायंगल हैं, और फिर 5 स्क्वायर हैं, फिर बड़े वाले कुछ स्क्वायर्स हैं, फिर ये बताओ कि स्क्वायर्स ज्यादा हैं कि नीले वाले ट्रायंगल्स ज्यादा है। अब ये चीजों को मैसअप कर देगा, ये बता नहीं पाएगा, क्योंकि कंक्रीट नहीं है इसके सामने, चीजों को देख नहीं पा रहा, तो वो जवाब भी नहीं दे पाएगा, बार बार चीजों को रिपीट करवाएगा आपसे, ठीक है। वही अगर मैं ये सवाल सेम किसी बड़े आदमी से पूछ लेता, बड़ा मतलब कोई 11 12 13 15 मतलब एडल्ट से पूछ लेता किसी, तो आराम से बता देता। वो कहता अच्छा ये है, ये है, अच्छा इतने ट्रायंगल ज्यादा है तुम्हारे पास, या इतने स्क्वायर्स ऑरेंज वाले हैं, या फिर जो भी है जिस भी कलर में पूछा होता। यानी कि ये जो आदमी है, जो एडल्ट है, वो कंप्लीटली कॉग्निटिव तरीके से डेवलप कर चुका है, चीजों को रिटेन करना जानता है अपनी मेमोरी में, और चीजों को संभाल के रखने के बाद उसमें हाइपोथेसिस भी करना जानता है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक रीजनिंग भी देना जानता है, मतलब चीजें ना भी उसके पास हो तब भी वो जवाब दे पाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि राम श्याम से ज्यादा बड़ा है और श्याम मोहन से बहुत छोटा है। अब यही सवाल मैं किसी कंक्रीट ऑपरेशनल वाले बच्चे से पूछ लेता, तो वो नहीं बता पाएगा, बिकॉज उसको दिख नहीं रहा। अब उसको सामने नहीं दिख रहा कि राम श्याम से छोटा है बड़ा है, तो वो गलत बोल देगा। वहीं उसको दिखा दो तुम कि भाई राम ये रहा, श्याम ये रहा और ये रहा, तो उन तीनों की हाइट कंपेयर करेगा कंक्रीट तरीके से और बता देगा ये सबसे लंबा है, राम सबसे लंबा है। लेकिन यही चीज अगर मैं इस टाइप से पूछता, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि राम श्याम से लंबा है, श्याम मोहन से छोटा है, मोहन राधा से लंबी है, अब पूछ लेता लंबा कौन है, तो ये कंक्रीट वाला तो नहीं बता पाएगा। अब मान लो, अब हमने ये सारा कुछ जान लिया, हाइपोथेसिस और थियोरेटिकल चीजें भी समझ पाता है, जवाब दे पाता है, इनका स्ट्रेटेजीज कर पाता है, प्लानिंग कर पाता है, ठीक है, और नई नई जो नॉलेज सीखी है उसको वो कर पाता है, आगे प्रोसीड कर पाता है, यूज कर पाता है उनका। तो इससे हमें पता क्या चला कि सर इसमें क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बता दी आपने। तो देखो पता यही यहाँ पे यही चला कि ऐसा नहीं है कि 11 साल का हुआ और इसको ये चीज आ जाएगी, लॉजिकल आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, नहीं, यही आप तो, आपका तो काम ही यही है, आपको ही तो सिखाना है ये सब, ठीक है। कोई बच्चा डेवलप कर जाए वो अलग बात है, लेकिन हर एक स्फेयर में डेवलप हो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सुनार के बच्चे में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था कि उसको वजन का सेंस है, लेकिन क्या लीटर वीटर का सेंस है, वॉल्यूम का सेंस है, नहीं।
तो वहीं पे दूधिया का अगर मान लो कोई दूध किन्हीं पेरेंट्स के वहां पे मान लो दूध वगैरह कोई बेचा जाता है, या फिर उनके पेरेंट्स दूध बेचते हैं अगर मान लो, तो उसको आराम से दूध के बारे में बहुत अच्छी से सेंस होगी, अच्छा ये 2 लीटर होता है, ये 3 लीटर, फिर उसको किलोग्राम का सेंस नहीं होगा वैसे। ठीक है। तो हर एक एस्पेक्ट में बच्चों को डेवलप करवाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको देखना होता है कि सही से डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, जिस भी स्फीयर में वो कम डेवलप कर रहे हैं वही एरिया आपको जो है अच्छे से डेवलप करवाना होता है। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको बताई कि ऐसा ऐसा होगा, होता कैसे है, सीखते कैसे हैं बच्चे, सवाल तो ये है कि सीखते कैसे हैं। ये तो मैंने बता दिया इस टाइम पे ये होना चाहिए। तो देखो, थिंकिंग की अगर हम बात करें, जो हम थिंक करते हैं, थिंकिंग क्या है, एक टाइप का एक्शन है, ब्रेन का एक एक्शन है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं और अडेप्ट करते हैं इंफॉर्मेशन नहीं डालने के लिए। ठीक है। तो इन्हीं ये दो जो इनहेरिट करते हैं हम, ये जो थिंकिंग के दो प्रोसेसेस हैं, ये बेसिक टेंडेंसीज हैं जो कि हम लेके ही पैदा होते हैं। इसी को इनवेरिएंट फंक्शन बोलता है पियाजे। नोट कर लो, इनवेरिएंट फंक्शंस, इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मतलब कभी ना चेंज होने वाले फंक्शंस, कभी ना चेंज होने वाले फंक्शंस। तो ये दो हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टेशन, ये हम पैदा ही होते हैं लेके। फॉर एग्जाम्पल, ongoing process of combining, arranging, recombining and rearranging experiences into mental systems और categories. फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटे बच्चे को दूध पीना हो तो वो ऐसा नहीं है कि उसको सिखाया गया कि देखो ऐसा दूध पीना होता है, ठीक है, मदर के ब्रेस्ट से ऐसे दूध पीना होता नहीं, उसको पता है मुंह आगे लेके जाना है, सक करना स्टार्ट करना है। तो उसको पता है कि चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, पहले अपना मुंह आगे लेके जाएगा, देन स्टार्ट ही और शी विल स्टार्ट सकिंग द मिल्क, ठीक है, फ्रॉम द ब्रेस्ट। अब उसको ये पता है कैसे करना है, उसको ये चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से वो करना जानता है। ठीक है। आप कहोगे सर ये तो वो था, क्या कहते हैं, जैसे छींक वगैरह होती है तो वैसे ही, तो हाँ बिल्कुल ऑर्गेनाइज करना जानता है उसको, चीजों को वो। अब क्या है, अब मान लो कि अब उसको मदर का मान लो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई जा रही, अब उसको जो है बोतल वाली मिल्क पिलाया जाना है। ठीक है। तो अब उसमें भी वो अडेप्ट करेगा, वो देखेगा अच्छा ये ऐसा है, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेगा न्यू एनवायरनमेंट में। तो ये दोनों चीजें तो हम लेके पैदा होते ही होते हैं। ठीक है। ये मैंने छोटे बच्चे की बात बताई, बट ऐसा नहीं है, चाहे आप एडल्ट हो तब भी आप ऐसा ही करते हो। कैसा करते हो मैं बताता हूँ। आप भी चीजों को ऑर्गेनाइज करना जानते हो और नए एनवायरनमेंट में फिर आप अडेप्ट भी करते हो। तो ये बेसिक चीजें हैं थिंकिंग की। ठीक है। मैथ का कोई सवाल है तो पहले जितनी भी नॉलेज आती है उसको ऑर्गेनाइज करके जो है लगाना चाहते हो कि अच्छा कहीं लग जाए, लग जाए, नहीं हुआ, नहीं अगर हुआ तो फिर जो है, फिर नई थियरी सीखते हो, फिर सोचते हो अच्छा ये लगना था क्या, फिर ये लगा के उसमें सॉल्व करते हो, फिर आपका सवाल जो है सॉल्व हो जाता है। तो बेसिक्स ये दोनों चीजें तो चलती रहती हैं आपके माइंड में जब भी थिंकिंग की बात आती है तो। ठीक है। चलिए, देखो मैं अब आपको बताता हूँ। अब जो दो इनवेरिएंट फंक्शन थे उनमें से एक था क्या आपका, एक मिनट को ये पीछे चले आए हम थोड़ा सा, एक उसमें से ये था अडेप्टेशन था। भी थोड़ी देर पहले अगर मैंने आपको दिखाया था, तो अडेप्टेशन ना दो पार्ट में टूट जाता है। अब आप सोचो कैसे होता है ये, आप सीखते कैसे हो इसको हम समझो। आप समझो ये आपका ब्रेन है, यहाँ ना बहुत सारी प्रोसेसेस चलते रहते हैं, मेंटल प्रोसेसेस। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप डालते हो ना वो स्कीमास की फॉर्म में डालते हो, स्कीमा बनाते हो। अब स्कीमा मान लो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, नॉलेज का मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे आप स्कीमास बना के अपने माइंड में डालते हो, नई नई इंफॉर्मेशन, नई नई इंफॉर्मेशन को डालते हो। ठीक है। बट ये होता कैसे है, आप कहोगे सर ये कैसे होता है, स्कीमास बनाते कैसे हम। तो स्कीमास जो है आपका, या फिर तो थॉट प्रोसेस से ही स्कीमा डेवलप करोगे आप, या फिर एक्सपीरियंसेस से, या फिर पांचों सेंसेस से, उसी से स्कीमास डेवलप करते हो। और इस स्कीमा को आप जो है मतलब डाल देते हो अपने ब्रेन में, स्कीमास फॉर्म करते हो। डालना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज बनाई है, क्रीम बनाई और क्रीम डाल दिया ब्रेन में, ऐसा नहीं है। स्कीमास जो है जनरली आप मेंटल प्रोसेस ही है स्कीमा फॉर्मेशन, और ये माइंड में चलता रहता है। तो नई नई आप स्कीमास बनाते हो। स्कीमास मतलब ऐसे सोच लो कि नई इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हो कि आगे फिर कैसे सॉल्व करना है किसी चीज को। ठीक है। तो कुछ स्कीमास कलेक्ट किए, ठीक है, और होता क्या है, सीखते कैसे उसको समझो आप। देखो, स्कीमा फॉर्मेशन हुआ पहले। स्कीमा फॉर्मेशन मतलब आपने नॉलेज गेन करी किसी काम को करने की, कोई सवाल है मान लो, लेट्स से मैथ्स का कोई सवाल है, स्कीमा गेन किया। अच्छा, अब मान लो कोई नया सवाल आपको दे दिया गया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी आपकी नॉलेज है उसको आप क्या करोगे, एसिमिलेट करोगे। ठीक है। एसिमिलेट करोगे, कहने का मतलब क्या है कि जो भी ये सवाल है यहाँ पे दिया गया है, पहली बार नया सवाल आपको मिला है, तो जो भी नई नई चीजें इससे पता चलेंगी, जो भी नई नॉलेज आपको मिलेगी इससे, उसको आप एसिमिलेट करोगे। एसिमिलेट करके, ठीक है, एसिमिलेट किया। अब
जो आपके एग्जिस्टिंग स्कीमाज है ब्रेन में कि पार्टिकुलर क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व करना सीखा था, अब उसको आप अकोमोडेट कर दोगे। क्या कर दोगे? अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब है थोड़ा सा तोड़ मरोड़ोगे उसे, कहोगे अच्छा अगर ऐसा था तो सवाल ऐसा करते थे, अब अगर ऐसा सवाल आया तो हम ऐसा करेंगे। तो अकोमोडेशन कर दिया आपने उसमें थोड़ा सा। तो एसिमिलेशन के बाद देखो एग्जिस्टिंग स्कीमाज है, स्कीमास तो पहले से थे आपके ब्रेन में। कुछ एग्जिस्टिंग की स्पेलिंग सही है मेरी, आईएनजी है यहाँ पे, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। तो एग्जिस्टिंग स्कीमास है, उसके बाद आपने कुछ चीजें एसिमिलेट करी। एसिमिलेट मतलब जो नया आया है यहाँ पे, जो भी सवाल था उसको एसिमिलेट किया आपने, ठीक है। एग्जिस्टिंग स्कीमास को आपने फिर क्या किया? अगर मान लो एसिमिलेट करने के बाद चीजें सॉल्व हो गई, ठीक है, तब तो आप इक्विलिब्रियम स्टेज पे हो, इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। और वरना क्या करोगे? एसिमिलेट करके अकोमोडेट करोगे अपने एग्जिस्टिंग स्कीमास में, फिर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, अब फिर चीजों को क्या करोगे? आप सॉल्व कर दोगे। तो जैसे आप सॉल्व कर दोगे, आप कौन सी स्टेज में आ जाओगे? इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाओगे। मैं इन शॉर्ट समझा रहा हूँ, ये चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आप अपने एग्जिस्टिंग स्कीमास को मॉडिफाई करके क्या करोगे? एकोमोडेट कर लिया आपने अपने आप को, फिर आपने जो है एग्जिस्टिंग स्कीमास थे उसको आपने चेंज किया, ठीक है। अब फिर जो है यूज करने गए आप, फिर आपको अगर सक्सेस मिल गई उस सवाल को करने में, तो आप तो आ गए इक्विलिब्रियम स्टेज में। लेट से कि आपकी जो एग्जिस्टिंग स्कीमास है वो आपकी हेल्प नहीं कर पाते किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप क्या करोगे? इस जो भी नॉलेज नहीं मिलेगी, पहले तो नई, अब नई स्कीमास बनाओगे। देखो मैं आपको ना ये चीज अच्छे से समझा देता हूँ दूसरी जगह, आई होप कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा अभी। देखो मैं क्या कहता हूँ, आपके पास एग्जिस्टिंग स्कीमास है, मैंने काफी हौच पौच कर दिया, एग्जिस्टिंग स्कीमास, ठीक है। अब इससे कोई मैथ का सवाल दिया गया है आपको, अगर ये सवाल आपका हो गया सॉल्व, तब तो आप किस में हो? आप इक्विलिब्रियम स्टेज पे हो। इक्विलिब्रियम मतलब आप किसी टाइप का, मतलब इक्विलिब्रियम का ऐसे मतलब समझो कि आपसे चीज हो गई सॉल्व तो आप हैप्पी फील करोगे, ठीक है। वहीं अगर एग्जिस्टिंग स्कीमास सॉल्व, मान लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, अब कोई नया क्वेश्चन दिया गया, इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, सॉल्व नहीं कर पा रहे, अब क्या करोगे? कुछ तो करोगे ना। क्या करोगे? अब अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमास को कहीं ना कहीं छेड़खानी करनी पड़ेगी कि भैया सीखा तो यही था, हो क्यों नहीं रहा अब यहाँ पे। तो अब छेड़खानी करने के लिए क्या करोगे? पहले तो नई थियरीज देखोगे, अच्छा इसको ऐसे ऐसे करते हैं, तो एसिमिलेट करोगे। जो भी नई नॉलेज होगी उसको एसिमिलेट करोगे। एसिमिलेट करके जो एग्जिस्टिंग स्कीमास थे अब उसमें करोगे अकोमोडेट, मतलब नए एनवायरमेंट में फिट होने की कोशिश करोगे। तो एसिमिलेट किया, कुछ नया पढ़ा, नया पढ़ने के बाद एग्जिस्टिंग स्कीमाज में अकोमोडेशन करा, अब कहा कि हम तैयार हैं क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब नया कुछ पढ़ने के बाद, एसिमिलेट करने के बाद, और फिर एग्जिस्टिंग स्कीमाज में फिट होने के बाद, अकोमोडेट करने के बाद अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो अब आप आगे किस वाले में? इक्विलिब्रियम में फिर आ गए। लेकिन जब ये सवाल आपसे नहीं हुआ था, आप फेस कर रहे थे डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम फेस कर रहे थे, मतलब अनईज सा फील कर रहे थे, अंदर बेचैनी हो रही थी, यार सवाल क्यों नहीं हो रहा, सीखा तो यही था, यही सीखा था, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। और इस टाइप से जो है आप डिसइक्विलिब्रियम में रहते हो। देखो एग्जिस्टिंग स्कीमा से सॉल्व हो गया, जैसे 2+2 4, बस मतलब मस्त फील करोगे आप, अरे 4 होता है इसमें क्या है सर, ठीक है। वही मैं अगर कुछ ऐसे दे देता, टू की पावर इन्फिनिट मतलब इन्फिनिटी तक दे दिया, अब आपको नहीं पता, अरे सर ये क्या होगा, इसका तो नहीं पता, कभी पढ़ा ही नहीं है मैंने। तो अब आप डिसइक्विलिब्रियम फेस कर रहे हो। फिर मैंने आपको जो है नई थियरीज दी, ठीक है, नई थियरीज को अपने माइंड में डाला, एसिमुलेट किया नई नॉलेज को, नए स्कीमास फॉर्म किए। नई स्कीमास फॉर्म करने के बाद जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसमें नई नॉलेज को फिट इन किया, अकोमोडेट किया अपने आप को। अकोमोडेट करने के बाद एसिमुलेशन हो गया, अकोमोडेशन हो गया, अब आप तैयार हो इस क्वेश्चन को दोबारा करने को। जैसे ही सॉल्व किया, आप अगर कर पाए सॉल्व, अगर आप फिर से सॉल्व कर पाए इसको, तो आप इक्विलिब्रियम में आ गए। अब डिसइक्विलिब्रियम नहीं फेस कर रहे, अब इक्विलिब्रियम फेस कर रहे हो। तो ये बेसिक सी बात है आपकी, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो है असिमुलेशन और अकोमोडेशन आपका काम करता है। तो इसलिए मैं कह रहा था, एक बार अच्छे से समझा देता हूँ मैं इसको। असिमुलेशन ऑफ नॉलेज occurs when a learner encounters a new idea and must fit that idea into what they already know. Existing schemas में आप assimilate करते हो नई नॉलेज को। Think of this as the filling existing containers. इसको ऐसे समझो कि कोई कंटेनर है, उसमें आप भर रहे हो, ठीक है, नई चीज भर रहे हो। और अकोमोडेट क्या होता है? इज मोर सब्सटेंशियल, रिक्वायरिंग द लर्नर टू रीशेप दीज कंटेनर्स। अब मान लो इस शेप में पानी भरा हुआ था आपके मटके में, तो अकोमोडेशन ऐसा है, कहता है अरे ऐसा थोड़ी होता है मटका हमेशा, मटका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है मटका,
तो आपने कहा अच्छा ऐसा शेप थोड़ा सा चेंज कर देंगे, फिर कभी हो सकता है पानी आपको ऐसे भी डालना पड़े ऐसे वाले कंटेनर में। तो एक्चुअली अकोमोडेशन ऐसा है कि शेप चेंज करना सिखाता है आपको, ठीक है, कि नई एनवायरनमेंट में नए स्कीमास फॉर्म करने के बाद जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम कैसे चेंज करें, वो अकोमोडेशन है। ठीक है, कैसे हम नई एनवायरनमेंट में फिट हो जाएं, वो है अकोमोडेशन। नई नॉलेज को कैसे फिट करें नए एनवायरनमेंट में, वो है अकोमोडेशन। और एसिमुलेशन ये था नए नॉलेज को बस गेन करते रहना। ठीक है, तो अब आ जाओ थोड़ा सा आगे। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है, देखो जैसे मैंने कहा किसी बच्चे को, उसको पता था कि चार पैर वाले को हम डॉग कहते हैं। ठीक है, इसके माइंड में ये डाला गया। इसको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। चार पैर वाले को, फोर अगर किसी के पास लेग्स हैं तो हमने कहा ये डॉग है। बच्चे ने सीख लिया कि चार पैर वाला डॉग होता है। अब उसको कल गधा दिखा, कल को मान लो उसको गधा दिखा और उसके भी चार पैर है मान लो, ऐसे ही बना दिया मैंने, ठीक है, ये गधा नहीं है हमारा। उसको गधा देखो, वो कह रहा है देखो पापा डॉग आ रहा है। तो मैंने कहा बेटा डॉग नहीं है ये एक क्या है, डोंकी है या फिर हॉर्स है मान लो। तो उसने, मैंने कहा देखो इसकी पूंछ तो इतनी लंबी है, डॉग थोड़ी है ये, डॉग की तो पतली सी होती है, पूंछ घुमा हुआ होता है, इसका लंबा सा है देखो। तो अब उसने क्या किया, इस नई नॉलेज को एसिमिलेट किया अपने अंदर, कहा अच्छा ऐसी बात है पापा, ने एसिमिलेट किया। अब उसने एग्जिस्टिंग स्कीमास में चेंज लाया और उसने अकोमोडेट किया इस चीज को, डाला अपने माइंड में, अरे भैया हर चार टांग वाला आदमी, मतलब नॉट आदमी सॉरी चार टांग वाला जीव जो है वो डॉग नहीं होता है, एक्चुअली वो आपका हॉर्स भी हो सकता है। ठीक है, हॉर्स भी हो सकता है। अब उसने एसिमुलेट किया नॉलेज पापा के वहां से, अब अकोमोडेट किया अपने एग्जिस्टिंग स्कीमास में, थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ किया, यानी कि चेंज किया थोड़ा सा। अब उसको पता चला अच्छा ये हॉर्स है। अब कल को वो क्या कर रहा है, अब हॉर्स उसने समझा था इसको, अब कल को इसको पौनी दिखती है, ठीक है, या फिर एक बैल दिखता है या कुछ और दिखता है, आप इसको कह देता पापा देखो हॉर्स जा रहा है, फिर पापा समझाते हैं बेटा ये वैसा नहीं है ये दूसरा है, फिर अपने एग्जिस्टिंग स्कीम एसिमुलेट करेगा नई नॉलेज को, फिर एग्जिस्टिंग स्कीम में चेंज लाएगा। इस टाइप से एसिमिलेट, देखो एग्जिस्टिंग स्कीमाज से अगर चीजें सॉल्व हो गई, अगर कहता देखो पापा सच में अब की बार जो है हॉर्स जा रहा है, तब तो ठीक जा रहा है वो, ठीक है, तब तो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन पापा कहते हैं अरे नहीं नहीं गधे फिर से गलत बोल रहा है, अब की बार तो पौनी जा रही थी, या अब की बार जो है मान लो बैल जा रहा था, तुमने उसको वो कह दिया, तुमने घोड़ा कह दिया, घोड़ा है ये। तो उसको पता चला अच्छा मैंने फिर गलत कर दिया, पिछली बार तो डॉग डॉग बोल दिया था, अब की बार मैंने कुछ और बोल दिया, तो अब की बार गलत है। अब ये डिसइक्विलिब्रियम फेस करेगा, कहेगा पापा बताओ ना ये क्या है, डिसइक्विलिब्रियम फेस करेगा। अब क्या करेगा, नई नॉलेज को पापा से असिमुलेट करेगा, फिर नई नॉलेज को नई तरीके से पुराने वाले नॉलेज के साथ अकोमोडेट करेगा, और असिमुलेट अकोमोडेट करने के बाद क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, फिर समझ जाएगा अच्छा इसको बैल कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लाइफ लॉन्ग चीजों को सीखते रहते हैं। आप चाहे तो अभी भी अगर देखोगे तो यही कर रहे हो। ठीक है, जो चीजें आपको पता थी पहले उसमें थोड़ा सा एग्जिस्टिंग जो भी पता था उसमें थोड़ा सा चेंज ला रहे हो, और नई नई चीजें इसी टाइप से हम सीखते रहते हैं। लाइफ लॉन्ग चलती है ये सीखने का जो एक प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग चलता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से है, बेस्ट तरीके से मैंने आपको समझा दिया जो भी समझाना था मुझे यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में दोबारा मैं कोशिश करूंगा इन चीज़ों को लेने की, बट हाँ नेक्स्ट क्लास में भी पार्ट 2 जो होगा लेक्चर का वो भी होगा पियाजे की थियोरी के ऊपर ही। हम बहुत डीपली पियाजे की थियोरी को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, वहाँ पे फिर हम 3 या 4 पार्ट में कवर करेंगे पियाजे की थियोरी को, एक एक पार्ट उसमें हम कवर करेंगे, बट दैट वाज द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव डन राइट नाउ। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है ये वाला, तो आप वहाँ पे जाइए। ठीक है, पोस्ट वगैरह है वहाँ पे पढ़िए, बहुत सारे अच्छे कोटेशंस मैं डालता हूँ कई बार। टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। उसके बाद जो है ये मेरा फेसबुक चैनल है, और उसके बाद साइट ये है। और सपोर्ट कीजिएगा नॉलेज शेयरिंग को, ठीक है, नॉलेज क्रिएशन को सपोर्ट कीजिए। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, साइट पे आपको आना कैसे मैं वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ हो आप, यहाँ पे आपको आना है LITERARYMIND.IN, literary-mind.in। जैसे जाओगे आप ये खोलना, साइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। ठीक है, या अगर नहीं मिले तो यहाँ पे आना बीएड एंट्रेंस पे, सॉरी बीएड एंट्रेंस पे नहीं आना, सीटेट पे आना है आपको, सीटेट पे आना तब मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइट पे आना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो बताना। साइट में लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो आप, हिंदी मीडियम से हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली जाना है और यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर देना, लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो, तो ये पार्ट था थोड़ा सा मैं बताना चाहता था आप लोगों को। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी बस इतना ही, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बाकी प्यार दीजिएगा बहुत सारा।
ठीक है, चलिए, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।